नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से लगातार ममता बनर्जी को मात देने की कोशिश कर रही है। 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का सपना है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, केरल में सरकार बनाने का, तमिलनाडु में सरकार बनाने का, दक्षिण भारत में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का। और तमिलनाडु में तो फिलहाल संयोग नहीं बन रहा, केरल में भी नहीं बन रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछली बार जिस तरह से बंपर जीत हासिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि इस बार वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव हरा सकते हैं। लेकिन अचानक एक रेड होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक रेड होती है। रेड होती है आईपैक कंपनी से जुड़े व्यक्ति के यहां, जो एक जमाने में प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी। आज भी ये कंपनी जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के तमाम चुनावी अभियान को देखती है, प्रबंधन करती है। लगा कि एक मामूली रेड होगी, लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है, दोनों जगहों पर पहुंच जाती है जहां वो रेड होती है। फिर फाइलें छीनने की बात कही जाती है, कागज छीनने की बात कही जाती है, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, वहां से होते हुए एफआईआर से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन बीच में ममता बनर्जी एक पेन ड्राइव का जिक्र कर देती है और अमित शाह पर वो आरोप लगा देती है जो इससे पहले अमित शाह पर कभी नहीं लगा। और यहीं से ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि क्या इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी भारी पड़ गई। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अब कौन सी दिशा की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यह स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तथ्यों को आपके सामने रखूंगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी रणनीतिक गलती किससे हो गई? अमित शाह से हो गई या ममता बनर्जी से हो गई? फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? और सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला चला ही गया है, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कहेंगे, या आप कमेंट करके बताइएगा। मैं तो इस स्टोरी में तथ्यों को आपके सामने एक एक करके रखूंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत में एक अपील, एक आग्रह। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी हमारे वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनसे भी अपील आग्रह कीजिए कि अगर वो चाहे, उनको वीडियो पसंद आए, हमारी स्टोरी पसंद आए, तो फिर युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को वो भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब आते हैं इस स्टोरी पर, बड़ी स्टोरी पर। कैसे घटनाक्रम हुआ, लगातार ये घटनाक्रम कैसे तेजी से बदलता हुआ नजर आया, किस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती चली गई और किस तरह से ये तमाम तथ्य निकलकर सामने आए। 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की। ममता सरकार ने, ममता बनर्जी ने खुद मैदान में उतरकर इसका विरोध किया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ वो पहुंच गई, खुद आईपैक कार्यालय पहुंची और वहां उन्होंने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर, और यहां तक कहा कि पीएम साहब अपने होम मिनिस्टर साहब को कंट्रोल कर लीजिए। और उसके बाद अगला दिन जो था, जो 9 जनवरी का दिन था, वो बड़ा गजब दिन था। दिल्ली में, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में 9 जनवरी को ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अमित शाह के कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए और दिल्ली में ही 9 जनवरी को पुलिस के साथ सांसदों के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के धक्का मुक्के, घसीटे जाने की कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। और इस दिन पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जबरदस्त भीड़ लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई। 2 एफआईआर भी दर्ज करवा दिए उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। मामला हाईकोर्ट में गया, लेकिन हाईकोर्ट में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुनवाई नहीं हो पाई। उसको फिर आगे तक के लिए मामले की सुनवाई को टाल दिया गया। लेकिन इस बीच ये सबको पता था कि चूंकि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में 2 एफआईआर हो गई है, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और फिर उसी तरह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट
में 10 जनवरी को आया। पहुंची कौन? जांच एजेंसी ईडी पहुंची। लेकिन ममता बनर्जी भी कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो जांच एजेंसी ईडी के पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने कैविएट दाखिल कर दिया। अब कैविएट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एजेंसी जो ईडी पहुंची थी उसके बारे में बता देता हूं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की है कि उसे निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के अपनी जांच करने की अनुमति दी जाए। एजेंसी ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसमें उन्होंने बताया कि गुरुवार को जब एजेंसी यानी ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के मुख्यालय और कोलकाता में उनके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी का अभियान चलाया यानी छापेमारी की, तब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से रुकावटें डाली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से रुकावटें डाली गई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ममता बनर्जी को भी पता था कि जांच एजेंसी ईडी कुछ इसी तरह की कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला ना दे दे। इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया। कैविएट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको सामान्य भाषा में, कि कोई पक्ष अगर कोर्ट में जाता है, आपको पहले से लगता है कि वो जाने वाला है और कोर्ट जो है उनके पक्ष में फैसला दे सकता है, तो आप एक कैविएट दाखिल कर देते हैं कि बताते हैं कि भैया जब वो आपके पास आए तो आप सीधे फैसला मत दे दीजिएगा, हमारी बात भी सुन लीजिएगा। तो ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कैविएट दाखिल कर दिया और इस कैविएट में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने यह अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने। ईडी इस मामले में क्योंकि पहले सूत्रों के हवाले से आई थी, बाद में ये खबर पुख्ता हो गई और इसलिए ममता बनर्जी ने कैविएट दाखिल कर दिया। और आईपैक विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये तमाम चीजें मैंने बता दी। ममता बनर्जी की सरकार आरोप लगा रही कि ईडी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर एक तरह से काम किया है और अमित शाह के कहने पर उन्होंने आईपैक के दफ्तर पर इसलिए छापेमारी की ताकि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव से जो जुड़ी जो रणनीति है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो उम्मीदवारों का आकलन है, जो चुनावी रणनीति है, उम्मीदवार कैसे तय किए जाएंगे, किस तरह से तय किए जाएंगे, कौन उम्मीदवार बनने के मामले में बढ़त हासिल कर रखी है और क्यों हासिल कर रखी है, यानी चुनाव से जुड़ी तमाम रणनीति को ईडी के माध्यम से अमित शाह जो है वो तृणमूल कांग्रेस की पूरी रणनीति को अपने पास लेना चाहते थे ताकि वो विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हरा सके। ये ममता बनर्जी सरकार का आरोप है। सरकार का कहना है कि भैया 2022 का मामला है, गोवा के विधानसभा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया, ब्लैक मनी थी, काला धन था, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें तथ्य ये भी है कि मामला पिछली बार के विधानसभा चुनाव से पहले था। तो चलिए 2022 का मान लिया जाए तो 2023, 24, 25 में ईडी क्या कर रही थी और चुनाव से कुछ महीने पहले ही ईडी अचानक हरकत में क्यों आ जाती है, तो पूरा का पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन में एकजुट नजर आया। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दल ममता बनर्जी के आरोपों पर अपनी मुहर लगाते हुए नजर आए। लेकिन जो बड़ा सवाल मैंने उठाया उस बड़े सवाल पर आता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोई एक तरह से मुद्दा बनकर उभरकर निकलकर सामने नहीं आ रहा था। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार थी जो कि नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही थी, पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान करने का आरोप लगा रही थी। तृणमूल कांग्रेस उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस लगातार अपने सांसदों के डेलीगेशन को लाकर केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही थी। लेकिन मामला चुनावी राजनीति से गर्माता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अमित शाह गए बंगाल की धरती पर, जेपी नड्डा गए बंगाल की धरती पर, नरेंद्र मोदी गए बंगाल की धरती पर। ये तमाम लोग घुसपैठ और इस तरह के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दों को उठाकर चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इसमें वो गर्माहट नहीं आ पा रही थी। और इस बीच हिंदुओं के लिए कई तरह के अनाउंसमेंट, कई तरह की घोषणा भी ममता बनर्जी सरकार ने कर दी थी। ऐसे में ये लग रहा था कि चुनाव ठंडा होगा और जब धीरे धीरे गर्मी के मौसम की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी चुनाव से एक महीने पहले, ये पूरा का पूरा माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस बीच में ही ईडी की छापेमारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से गरमा दिया है और ठंड के इस मौसम में
राजनीतिक गर्माहट ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक के राजनीतिक तापमान को गर्म कर दिया है। और अब ये कहने वाले कह रहे हैं कि जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी ने ममता बनर्जी के हाथ में एक बार फिर से बंगाल की अस्मिता का एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। और खेला होबे के नारे के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, तमाम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल की अस्मिता का एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इस मुद्दे को जिस तरह से ममता बनर्जी के समर्थन में, ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से कोलकाता की सड़कों पर लोग उतरे, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद, चाहे वो पुरुष हो या महिला सांसद हो, अमित शाह के दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आए, घसीटे जाने की खबरें आई, घसीटे जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इसको पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वायरल किया जा रहा है, बंगाल की अस्मिता के साथ जोड़कर। तो अब तमाम लोगों का यह कहना है कि शायद ये जो ईडी की छापेमारी का जो दांव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया। और अब ममता बनर्जी उन पर भारी पड़ गई है। और जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाती, लेकिन अगर उनको छेड़ा गया तो वो छोड़ेंगे नहीं। और उनके पास एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में क्या है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पैसा है वो अमित शाह को दिया। इस तरह का आरोप अमित शाह पर नहीं लगा। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी ने लगाकर एक सनसनी फैला दी है। कहने वाले कई तरह की बातें कह रहे हैं। इंदौर बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंदौर से आने वाले नेता जो कि मध्य प्रदेश की सरकार में अभी मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। लेकिन इतने ज्यादा मुकदमे मामले उनके खिलाफ आ गए कि पश्चिम बंगाल उन्होंने डर के मारे जाना एक तरह से छोड़ दिया। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल जाते क्यों नहीं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सूत्रों के हवाले से ये कह रहे हैं कि भैया जो दीदी ने यानी ममता बनर्जी ने जो अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव वाली बात कही है, हमारे पास बहुत सारे पेन ड्राइव है, बहुत सारी सीडी हैं। वो पेन ड्राइव क्या है, वो सीडी क्या है। लेकिन ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी ने इन तमाम बातों को सूत्रों के हवाले से या अपने भाषण के जरिए, अलग अलग सोर्सेस के हवाले से इन तमाम बातों को पब्लिक डोमेन में लाकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेताओं को एक तरह से परेशान तो कर दिया है। अब बीजेपी पलटवार करेगी तो कैसे करेगी, हमें इसका इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की धरती पर जाने वाले हैं, वो क्या कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तो हमला बोला, प्रधानमंत्री पर उतनी ज्यादा एग्रेसिव वो नजर नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आएंगे? जेपी नड्डा अब जाएंगे। जिस दिन ये छापेमारी हो रही थी, जेपी नड्डा बंगाल की धरती पर ही थे। जेपी नड्डा बंगाल जाएंगे तो क्या वो अमित शाह को बचाते हुए नजर आएंगे? क्या नितिन नवीन अमित शाह को बचाते हुए नजर आएंगे? और क्या खुद अमित शाह जब पश्चिम बंगाल की धरती पर जाएंगे तो अपने आप को बचाते हुए कौन से तर्क वो देंगे, किन तर्कों के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे? और अगर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के पास बहुत सारे पेन ड्राइव है, बहुत सारी सीडी हैं, वो खबर अगर सच है तो भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी? यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनावी रन है, जो चुनावी घमासान है, इस बार भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से ममता बनर्जी भारी पड़ गई या अमित शाह भारी पड़ गए। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार किसको फिर से ताज पहनाने जा रही है और किसको फिर से विपक्ष में बैठने का जनादेश देने जा रही है, इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।